हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विपिन द्विवेदी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दतिया। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप। NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 24% पुरुष और 21% महिलाओं में हाइपरटेंशन की समस्या मौजूद है। हाइपरटेंशन की कई कैटेगरीज़ हैं। 120 से 80 तक का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही बीपी इससे आगे बढ़ता है, 120/80 से ऊपर अगर बीपी बढ़ता है तो इसको हम एलिवेटेड बोल देते हैं। और जब ये 130 से ऊपर जाता है तो स्टेज 1, और 140/90 से ऊपर जाता है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। जब भी बीपी 180/120 को क्रॉस करे तो समझ लो ये हाइपरटेंशन क्राइसिस है। इसमें हमेशा तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करनी है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना है। अब हाइपरटेंशन के कारण क्या हो सकते हैं, पहले इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर कि किन वजहों से ये परसिस्टेंट अगर ऐसी वजहें रहती हैं तो हाइपरटेंशन के हम शिकार हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा है। मोटापा में भी अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, अगर पेट में ज़्यादा ओबेसिटी है और तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बशर्ते इसके कि आपके पूरे शरीर में मोटापा एक समान हो तो कम चांसेस हैं, लेकिन अगर सेंट्रल ओबेसिटी, केवल पेट में ज़्यादा ओबेसिटी है तो हाइपरटेंशन के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सॉल्ट इंटेक, अगर आपका सॉल्ट इंटेक लगातार बहुत ज़्यादा है, आप ऊपर से भी और सब्जियों में भी और हर जगह सॉल्टी पैकेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सॉल्ट इंटेक करते हैं तो इसमें भी आपको हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, और इन सबको लेने से भी खतरा जो है बढ़ जाता है हाइपरटेंशन के लिए। अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर्स हैं। और डाइटरी फाइबर्स अगर हम कम लेते हैं अपनी डाइट में तो भी एक स्टडी में ऐसा आया है कि हाइपरटेंशन का खतरा हमें ज़्यादा बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम इनएक्टिव हैं फिजिकली, ना वॉक करते हैं, ना जिम करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली इनएक्टिविटी भी इसके खतरे को बढ़ाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर आपका लो है तो लो स्टेटस से इसका कनेक्शन कुछ इस तरह है, क्योंकि हम लो सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस में मॉनिटरिंग जो है वो बहुत कम होती है। इस तरह से वहाँ पे हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और इनएडिक्वेट स्लीप, अगर प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, ये सारे के सारे जो है हाइपरटेंशन के खतरे को बढ़ाते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के? पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे केसेस में तो हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। मान लो जो हाइपरटेंशन है, आपका जो बीपी है 160 है, 160 से भी ऊपर है कभी, या 150 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो कई बार तो ये बना रहता है और हमें कोई सिम्टम्स ही पेशेंट में दिखते नहीं है। बहुत ज़्यादा जब सूट कर जाता है तब कभी कभी आता है, और बहुत सारे केसेस में ये 150-160 पर ही सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसीलिए मॉनिटरिंग इसकी ज़रूरी हो जाती है। तो सिम्टम्स में क्या है, क्या लक्षण दिखें तो हमें बीपी की तरफ ध्यान देना चाहिए और बीपी चेक करवानी चाहिए। इसमें जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं सीवियर हेडेक, सर दर्द लगातार हो रहा है या तेज़ सर दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है ना, वॉमिटिंग का मन कर सकता है, जी मिचलाना जिसको कहते हैं, नोजिया जिसको कहते हैं, है ना, एंड ब्लड विजन, आँखों में जो है धुंधलापन छा सकता है, घबराहट हो सकती है, एंजाइटी, और हाथ और पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन की शिकायत के साथ बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको कि हाइपरटेंशन की शिकायत लगातार बनी रहती है। इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो प्रिवेंशन, जैसे कि कुछ हद तक हाइपरटेंशन के केसेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा बीपी नहीं बढ़ा रहता है और 150 की रेंज में है, 140 की रेंज में है, इधर लोअर बीपी जो है वो 90 की रेंज में है, तो इसको हम घर पे किस तरह से मैनेज करें? बहुत सारे 10-15 जो बीपी mmHg है वो घर पे भी मैनेज करके हम इतना 10 से 15 तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना होगा, डाइटरी फाइबर्स को बढ़ाने होंगे, फाइबर इंटेक जो है अपना
वो बढ़ाना रहेगा। फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, 30 से 40 मिनट की वॉक या ब्रिस्क वॉक जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप कंफर्टेबल हैं ज़रूर लेनी चाहिए। स्मोक और अल्कोहल का पूरी तरह से सीजेशन करना चाहिए, ना स्मोकिंग और ना ही अल्कोहल। अगर करेंगे ऐसा तो फिर ये एक रिस्क फैक्टर होता है और इसमें योगदान देता है, इसलिए इसको छोड़ेंगे तो हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये है। एंड स्लीप जो है वो आपको एनफ लेनी है, पर्याप्त स्लीप लेनी है, और स्लीप का टाइम भी जो है वो नाइट टाइम हो तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। और इसके बाद स्ट्रेस पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर स्ट्रेस और बढ़ता है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ती है तो ये इसका रिस्क फैक्टर बन जाता है, और इस पर अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे प्रिवेंशन की तरह काम करेगा। तो एक तो ये हो गया प्रिवेंशन, रिस्क फैक्टर्स क्या थे, उनको प्रिवेंट कैसे करना है, लक्षण क्या आते हैं। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हाइपरटेंशन के केस में कि कब हाइपरटेंशन बहुत खतरे की घंटी बजाता है। तो जब भी हाइपरटेंशन ऐसे लक्षणों के साथ आए, लगातार 160 170 के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में अप्रोप्रिएट सलाह लेके डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना ही है। अदरवाइज़ ये आपके स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का भी कारण बन सकता है, किसी भी ऑर्गन के फेलियर का भी कारण बन सकता है। इस पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अप्रोप्रिएट सलाह लेना है। एल्डरली एजेस में, ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बीपी बढ़ा ही रहता है। एज खुद में एक रिस्क फैक्टर है, हायर एजेस में जो है बीपी रेज्ड हो ही जाता है। तो इसमें ओल्ड एज पेशेंट में तो लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उनको मॉनिटर करवाना है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।